अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें। प्यारे बच्चों, आप सभी का हम अपनी संस्था गर्ग IAS क्लासेस में अभिनंदन करते हैं। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है संस्कृति एवं पर्यटन। ये जो टॉपिक है ये हमारा IAS की जो परीक्षा होती है, मेंस की IAS की मुख्य परीक्षा, उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा बच्चों हम यदि देखेंगे तो जो हमारा उत्तर प्रदेश PSC, UP PCS उसका एग्ज़ाम होता है, उसमें भी इम्पोर्टेंट है। ये हमारा GS फर्स्ट है दोस्तों। जो हमारा IAS होता है, IAS का एग्ज़ाम मेंस का, उसमें GS के 6 पेपर होते हैं, जिसमें जो हमारा पहला पेपर होता है GS फर्स्ट, उसका नाम है भारतीय विरासत एवं संस्कृति, विश्व का इतिहास, भूगोल एवं समाज। तो इस टॉपिक में जो भारतीय विरासत एवं संस्कृति है, तो इसको लेकर के हम आज का टॉपिक यहाँ पर आए हैं। जो संस्कृति एवं पर्यटन है तो इसी के अंतर्गत आता है। इसमें हम प्री लेवल के क्वेश्चन भी देखेंगे और मेन हमारा फोकस रहेगा मेंस लेवल के क्वेश्चन में, और हम इसको डीपली पढ़ेंगे। ठीक है, एक शून्य से लेकर के हम इसकी शुरुआत करेंगे। बच्चों, सबसे पहले अपन देखते हैं कि ये जो हमारे, जैसे मैंने आपको बताया था, UPSC IAS मेंस में है इम्पोर्टेंट। सबसे पहले दोस्तों अपन बात करते हैं संस्कृति की। संस्कृति है क्या, ठीक है, फिर संस्कृति का हमारे देश में क्या महत्व, फिर उसके आगे आगे धीरे धीरे हम बातों को लेकर चलेंगे। संस्कृति, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कल्चर, एक समाज, ठीक है, एक परिवार या फिर एक वंश, एक अपने कुछ प्रथाओं को लेकर के आता है, और वो प्रथा पीढ़ी दर पीढ़ी एक वंश से या फिर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, दूसरे से तीसरे में जाती है। छोटा सा एग्जांपल अपन लेते हैं। सपोज यदि हमारे दादाजी हैं, ठीक है, हमारे दादाजी हैं, अब इनकी जो है, इन्होंने जो एक सपोज इनकी जो परंपरा है, सपोज इनके कुल देवता की पूजा कर रहे हैं, ठीक है, तो अब इनके जो बच्चे रहेंगे, ठीक है, उनमें भी यही गुण जाएंगे, फिर उनके जो बच्चे रहेंगे, ठीक है, उनमें भी यही गुण जाएंगे। तो फिर इनका ये क्या होगा, इन्होंने कल्चर बना लिया कि एक इवेंट में, ठीक है, सपोज कोई नवरात्रि में कुल देवता की पूजा करता है, इसके अलावा कोई दीपावली में करता है, तो एक ये कल्चरल क्या होता है, डेवलप होती जाता है, और ये धीरे धीरे क्या होता है, अपने आप में ये विस्तृत होते जाता है। दोस्तों, मैं बात करूंगा सबसे पहले अपने कंट्री की। तो भारत जो हमारा क्या है, भारत में क्या विभिन्न प्रकार के लोग थे, विभिन्न जाति धर्म। हम ज़्यादा नहीं, अपन छोटे से अपने करियर बात करें, जो हमारा भारत है, तो यहाँ यदि हम यहाँ देखेंगे, ठीक है, ऊपर का कल्चर, तो यहाँ पे जो, यहाँ पे नॉर्थ जो है, ठीक है, तो यहाँ कल्चर पूरी तरह से डिफरेंट है। पंजाब हिमाचल आते आते यहाँ पे कल्चर चेंज होते जाता है। यदि हम यहाँ ईस्ट वेस्ट वाला रीजन देखें तो यहाँ गुजरात का पूरा कल्चर अलग है। खाना भी आप देखोगे तो वहाँ पे खाखरा वगैरह खाते हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश, ये हमारा जहाँ पे रहते हैं, तो जो MP में इसका कल्चर अलग है, ठीक है। यहाँ पर आएंगे तो ये तो पूरी तरीके से अलग। मैंने भी एक वीडियो पहले बनाया था, एक लेक्चर में मैंने, जब मैंने चीन और भारत के साथ संबंधों को बतलाया था, तो उसमें मैंने यहाँ पे ईस्ट के जो स्टेट्स हैं उनके बारे में मैंने बात करी थी। यहाँ पे क्या है, चुंबी घाटी, जहाँ पर से हमारा यहाँ से पूरा उत्तर पूर्वी भारत यहाँ पे जुड़ाव रखता है। यहाँ का कल्चर पूरी तरीके से डिफरेंट है। इनफैक्ट लैंग्वेज भी नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे नर्मदा घाटी के नीचे ये वाला जो हमारा साउथ वाला पोर्शन है, तो साउथ वाले पोर्शन में क्या है, यहाँ की डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। यहाँ की रूप, रंग, भाषा, बोली, ठीक है, पूजा पाठ पूरी तरीके से डिफरेंट है। तो यहाँ एक अलग कल्चर डेवलप होता है। तो अपन जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं तो पूरे भारत में कल्चर हमको डिफरेंट देखने को मिलता है। अब हम अपने मध्य प्रदेश में देख लेते हैं, क्योंकि क्या रहता है बच्चों की, जहाँ पर हम रहते हैं, ठीक है, वहाँ हम देखते हैं तो हमको थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर होता है। हम यदि मध्य प्रदेश की बात करें, ये हमारा मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में यदि बात करें तो यहाँ हमारा क्या है, यहाँ हमारा पड़ता है यहाँ पे हमारा बघेलखंड।
यहाँ पे मालवा का पठार, यहाँ पे हमारा पड़ता है बुंदेलखंड। अब इन चारों रीजन में जो हमारा बुंदेलखंड है, अब यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ की बोली, भाषा, खान पीन पूरी तरीके से डिफरेंट है। यहाँ में यदि आएंगे मध्य में, ठीक है, तो यहाँ पे जो ये मालवा का पठार वाला जो रीजन है, तो यहाँ की लैंग्वेजेस वगैरह, बोली वगैरह, ठीक है, खान पीन पूरी तरीके से डिफरेंस रहेगा। ऊपर यदि हम चले जाएंगे यहाँ ग्वालियर और भिंड वाले रीजन में, तो यहाँ का भी आप लैंग्वेजेस देखेंगे तो काफ़ी चेंज मिलता है। यहाँ बघेलखंड में जाएंगे तो यहाँ पूरी बघेली बोली जाती है, ठीक है। अब नीचे अपन नीचे वाले आएंगे यहाँ बुरहानपुर साइड, ठीक है। अब देखो एक्चुअली होता क्या है, हम जिस स्टेट से हमारी बॉर्डर साझा होती है हमारे मध्य प्रदेश की, तो वहाँ का कुछ कल्चर हम अपन ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे जो रीवा वाला रीजन था, यहाँ पे यूपी से हमारी बॉर्डर टच होती है, तो कुछ कल्चर हम इनका लेते हैं, ठीक। यहाँ आप देखोगे यहाँ राजस्थान, तो यहाँ पे जो राजगढ़ जिले हैं वहाँ पर भी देखोगे राजस्थानी कल्चर ज़्यादा देखने को मिलता है। गुजरात, यहाँ पे हमारा झाबुआ और अलीराजपुर, यहाँ पे गुजरात कल्चर देखने को मिलता है। यहाँ बालाघाट और छिंदवाड़ा, यहाँ पे देखोगे यहाँ पर कई लोग मराठी भी बोल पाते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है महाराष्ट्रियन कल्चर, यहाँ पे छत्तीसगढ़ी कल्चर। तो यहाँ पे मेरे कहने का मतलब ये है कि जो हमारे कल्चर है, हमारी संस्कृति है, डिफरेंट टाइप है, यानी अनेकता में एकता हमारे भारत की सबसे बड़ी विशेषता है। यहाँ अनेक लोग हैं, अनेक जाति के हैं, अनेक धर्मों के हैं, लेकिन फिर भी सब एक होकर के चल रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो काफ़ी हद तक मैंने संस्कृति बताया और मैंने काफ़ी पृष्ठभूमि बनाने का प्रयास किया, आपके समझ में आया होगा। संस्कृति होती है दोस्तों हमारी एक धर्म से ज़्यादा जुड़ाव रखती है, हम अपने धर्म के प्रति ज़्यादातर संस्कृति को एक्सप्लेन कर पाते हैं। हमारा दूसरा जो शब्द है वो है पर्यटन, इसको बोलते हैं टूरिज्म। पर्यटन क्या होता है दोस्तों, हर एक देश में पर्यटन का जो मुख्य विशेष रहता है, जो दृष्टिकोण पहलू रहता है, उसका उद्देश्य क्या रहता है, अपने राज्य में, अपने देश में ज़्यादा से ज़्यादा विदेशी मुद्रा का आने देना। जैसे हमारे देश में हम बात करें, ताजमहल है, ठीक है, फेमस है जो आगरा का लाल किला है, तो जो विदेशी लोग आते हैं तो हम पर्यटन को बढ़ावा देते क्यों हैं, उससे क्या होता है विदेशी मुद्रा हमारे भारत देश में आती है। जैसे हमारा ताजमहल, आगरा, ठीक है, यहाँ लोग क्या करते हैं, टूरिज्म आते हैं, बहुत पर्यटक आते हैं और यहाँ पास देखते हैं, ठीक है, अपना उनकी जो मुद्रा होती है उस मुद्रा का विनिमय करते हैं भारत के साथ, तो ये हमको यहाँ पे बेनिफिट्स मिलता है। हर एक स्टेट की बात करें, हर एक देश की बात करें तो अपने टूरिज्म को ज़्यादा बढ़ावा देता है। हम शिमला की बात करें तो अब वहाँ पे देखो, अब ऐसे यदि हमें हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में मुख्य क्या है, पहलू शिमला है, ठीक है, मनाली है, तो वहाँ पर क्या है, वहाँ पे पहाड़ है, उनके पास शिमला मनाली में इसके अलावा और कोई साधन ही नहीं है आय का, इनकम ऑफ सोर्स उनके पास जीरो, तो वो क्या करेंगे, पर्यटन को ज़्यादा फोकस करेंगे। गोवा देख लो, आपका टी राज्य, छोटा सा राज्य, उनके गोवा तो पूर्ण रूप में पर्यटन पे, गवर्नमेंट भी वहाँ की जो है पर्यटन को ज़्यादा बढ़ावा देती है, क्योंकि उनकी जो इनकम, सोर्स ऑफ इनकम है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में वहाँ से मिलती है। एमपी की बात करेंगे, एमपी में भोपाल, एमपी कैपिटल, जो एमपी की कैपिटल है भोपाल, भोपाल में आप देखोगे तो 60 से 70% पर्यटन को ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। आप भोपाल में बड़ा तालाब देखें, ठीक है, वहाँ पे मध्य प्रदेश का टूरिज्म पॉइंट है। यहाँ पे आप जाएंगे तो केरवा डैम देख लें आप, ठीक है, कलियसोत डैम देख लें, फिर इसके बाद वन विहार घूम लीजिए, फिर यहाँ रायसेन में आप जाएंगे तो भीमबेटका, ये सब पर्यटन है। भीमबेटका में तो लाखों सैलानी न जाने कहाँ से लोग आते हैं, तो उससे हमको काफ़ी मात्रा में जो है इनकम होती है, ठीक है। अब हम एक संस्कृति के लिए अब देश में बात करेंगे अपनी स्टडी से रिलेटेड कि ये संस्कृति होती है तो इसमें गवर्नमेंट क्या अपना रोल प्ले करती है, उसकी बात करते हैं। तो दोस्तों जो संस्कृति होता है तो हमारे यहाँ होती है कल्चरल मिनिस्ट्री, ठीक है, यानी कि संस्कृति मंत्रालय। सारी संस्कृति को जिम्मा इसी के ऊपर रहता है कि ये क्या करता है, सारी संस्कृतियों को मेंटेन करता है। संस्कृति मंत्रालय देश की बहुत ही प्राचीन धरोहर के संरक्षण, परिरक्षण, मूर्त और अमूर्त दोनों ही तरह की कलाओं एवं संस्कृति के संवर्धन जैसे कार्यों को करता है। ये जो मंत्रालय रहता है इससे 2 संबद्ध कार्यालय, 6 अधीनस्थ कार्यालय और 35 स्वायत्त संगठन है। इसके क्या है, ये जो है इसके अपन बात करेंगे तो इसके जो है 2 है कार्यालय, इसके 2 संबद्ध कार्यालय हैं, इसके बाद 6 अधीनस्थ कार्यालय हैं और इसके बाद जो है
35 इसके स्वायत्त संगठन। स्वायत्त संगठन मतलब ऑटोनॉमी बॉडी, इसके ये पहले। इनका जो ये पूरी तरीके से जो तीनों संगठन है पूरी तरीके से क्या होते हैं, पूरी तरीके से पूर्ण रूप में इनका जो फोकस रहता है तो सरकार द्वारा वित्त पोषित होते हैं, अर्थात इनको जो भी वित्त की आवश्यकता होती है, फंड की आवश्यकता होती है तो गवर्नमेंट देती है। देश के विभिन्न अंचलों बोलो तो प्रांतों हैं, छोटे छोटे जो स्टेट्स हैं, ठीक है, छोटे छोटे जो कस्बे हैं, ठीक है, तो विभिन्न अंचलों में यहाँ पर बोल सकते हैं, विभिन्न अंचलों की लोक और पारंपरिक कलाओं से संबंधित कार्यालयों के लिए 7 क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र कार्य कर रहे हैं। हमारे देश में जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं, प्रांत हैं, उनके लिए एक क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र भी कार्य कर रहे हैं। इनके अलावा लोक जो है मंत्रालय जो है, मंत्रालय के मिशन भी हैं, ठीक है। मिशन के नाम मैं बता रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ लीजिए। जो मिशन है तो उनके 4 मिशन है। सबसे पहला मिशन राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन, राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन, राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन, ठीक है। उसके बाद दूसरा है राष्ट्रीय स्मारक तथा पुराशेष मिशन, तीसरा राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन और चौथा गांधी धरोहर स्थल मिशन। देखिए ये जो चारों स्थल हैं, जो चारों मिशन हैं, इनके अंतर्गत एक मुख्य रूप से, ठीक, एक विशेष दृष्टिकोण से वर्क किया जाता है और उन पर फोकस भी किया जाता है। एक्चुअली होता क्या है, मोटे तौर पर यदि मैं कहूँ तो मंत्रालय जो होता है हर प्रकार की सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण और विकास के लिए कार्य कर रहा है, जिसमें मूर्त सांस्कृतिक विरासत, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत और ज्ञान की विरासत भी शामिल है। जो अपन विरासत पढ़ रहे हैं यही भारतीय विरासत का टॉपिक है। ये जो टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं इसको मैं करंट से भी जोड़ने का प्रयास करूंगा। इसके अलावा जो मंत्रालय जो है, मंत्रालय पर गांधी जी की विरासत के संरक्षण और महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं का स्मरण करने और महापुरुषों की जन्म शताब्दी के आयोजन का भी दायित्व है। मूर्त धरोहर के अंतर्गत यदि हम बात करेंगे तो जो मंत्रालय जो है केंद्र द्वारा संरक्षित राष्ट्रीय महत्व के सभी स्मारकों की देखरेख, ठीक है, राष्ट्रीय महत्व के जो हमारा देश है उसमें जो जितनी भी स्मारक हैं, ठीक है, जो भी महल हैं, ठीक है, किले हैं, तो उनका जो देख रेख करना भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के माध्यम से करता है। इस तरह जो मंत्रालय है देश में संग्रहालय आंदोलन को बढ़ावा दे रहा है और अधिकतर संग्रहालय उसके प्रशासनिक नियंत्रण में है। मंत्रालय अनुदान सहायता देकर क्षेत्रीय कार्यालयों को भी बढ़ावा देता है। क्या होता है, जो मंत्रालय जो रहता है, देखो जैसे इसकी जो छोटे छोटे जो एरिया वाइज, ठीक है, इसके जो क्षेत्रीय कार्यालय रहते हैं, सपोज जैसे मान लो यहाँ पे एक इसकी संस्था यहाँ पे बनी, दूसरी संस्था ये बनी और तीसरी संस्था ये बनी, तो इनको क्या करता है, फंडिंग करता है मंत्रालय, ठीक है, अमूर्त कलाओं के क्षेत्र में। अब इसमें किस फील्ड में, तो अमूर्त कला के क्षेत्र में मंत्रालय दृश्य कलाओं में, निष्पादन कलाओं में, साहित्यिक कलाओं में जो व्यक्ति संलग्न रहते हैं उनको समूहों को या फिर कोई ग्रुप संलग्न रहता है, कोई ऐसा ग्रुप है जो कि हमारी कला को बढ़ा रहा है, हमारी संस्कृति को बढ़ा रहा है, तो उनको उनके ऊपर, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई संगठन है, तो उनको वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इस प्रकार जो मंत्रालय रहता है अपने विभिन्न संगठनों के माध्यम से कला और संस्कृति के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वालों की पहचान कर साहित्य अकादमी और संगीत नाटक जैसे उनको क्या करता है, पुरस्कार देता है। जैसे कोई सपोज अच्छा उपन्यास लिख दिया, ठीक है, तो उसको उपन्यास के क्षेत्र में क्या दिया जाएगा, पुरस्कार दिया जाएगा। कोई अच्छा गायन प्रतियोगिता में उसकी अच्छी कला है, मतलब कला को इसमें फोकस करते हैं, उसमें कला क्या है, कोई साहित्य के क्षेत्र में अच्छा योगदान देता है, कोई खेल के क्षेत्र में अच्छा योगदान देता है, उसमें क्या होता है, उनको विभिन्न प्रकार के पुरस्कारों से सम्मानित किया जाता है। यदि हम आगे बात करते हैं तो संस्कृति के क्षेत्र में साहित्य अकादमी और संगीत नाटक अकादमी दोनों का बहुत महत्वपूर्ण रोल देता है। राष्ट्रीय हम नाटक विद्यालय की बात करें तो देश की पारंपरिक और सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखते हुए उसमें जो कार्यक्रम होते हैं ना, प्रासंगिकता वाले, जीवंत रंगमंच आंदोलन को बढ़ावा देने में लगा है। अब हम यदि बात करें कि जो हमारा ज्ञान की धरोहर का सवाल है, मंत्रालय जो, अब ज्ञान की धरोहर से मतलब क्या है, ज्ञान की धरोहर से मतलब क्या है, पुस्तकों से है, क्योंकि देखो ज्ञान क्या है, ज्ञान किसमें संलग्न रहता है, ज्ञान रहता है पुस्तकों में। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, बड़े बड़े जो अब अपन जैसे पढ़ते हैं अर्थशास्त्र किसने लिखी, चाणक्य ने लिखी, ठीक है, पुस्तक मुद्रा राक्षस किसने लिखी, भूसाग दत्त ने लिखी।
अपने पास कुछ साक्ष्य है कि मतलब कहाँ, तो बड़े बड़े जो संग्रहालय रहते हैं, बड़े बड़े जो पुस्तकालय रहते हैं, उनमें क्या करते हैं, इन बुक्स को क्या किया जाता है, बड़ी ही व्यवस्था पूर्वक रखा जाता है। जहाँ तक अपन यदि बात करते हैं तो जो पुस्तकालय जो है, पुस्तकालय एक ऐसी विषय वस्तु होती है जहाँ पर विभिन्न प्रकार की पुस्तकों को संरक्षण किया जाता है। यह पुस्तकालयों के विकास के लिए अनुदान सहायता प्राप्त करता है। अब इसको गवर्नमेंट अनुदान यानी कि गवर्नमेंट क्या करती है, फंड प्रोवाइड करती है ताकि उनकी पुस्तकों की देखरेख तथा उसकी सारी व्यवस्था को परिपूर्ण रूप से संपन्न किया जा सके। पुस्तकालयों के विकास के बारे में सभी नीतिगत मामलों के लिए भी उत्तरदायी है। संस्कृति अब देखो, संस्कृति जो मंत्रालय है ना, अपन जैसे हिंदू ग्रंथ है, तो ऐसा नहीं कि हिंदू ग्रंथ को फोकस किया जाता है। हम क्या है, हमारा जो क्या धर्म निरपेक्ष, आप यदि पढ़ते होंगे कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन के अपन जब उसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, प्रस्तावना, धर्म निरपेक्ष, थोड़ा सा पॉलिटी में एंटर कर रहा हूँ मैं, ठीक है, थोड़ा सा पॉलिटी में एंटर करूंगा क्योंकि कल्चर है। धर्मनिरपेक्ष क्या होता है, धर्मनिरपेक्ष ऐसा होता है कि उसका ऐसा, हमारा देश जो है एक ऐसा देश है जो सभी धर्मों को समान रूप से संरक्षण देता है। यानी धर्मनिरपेक्ष, राष्ट्र का कोई धर्म नहीं है, देश का कोई धर्म नहीं है, हमारे देश में सभी धर्मों का संरक्षण, इसके लिए एक शब्द होता है धर्मनिरपेक्ष। संस्कृति मंत्रालय जो है बौद्ध और तिब्बती संस्कृति के संरक्षण और प्रोत्साहन के कार्य में भी लगा हुआ है। यानी कि देखो, बौद्ध धर्म की उत्पत्ति जो होती है कहाँ से हुई है, तो हमारे देश से। हमारा देश क्या है, बौद्ध धर्म की जन्मस्थली माना जाता है, क्योंकि बौद्ध धर्म का जो जन्म हुआ हमारे देश में ही हुआ। तो हमारा जो देश है, ठीक है, तो इंडियन गवर्नमेंट क्या कर रही है, बौद्ध और तिब्बती जो संस्कृति है उसके संरक्षण और प्रोत्साहन कार्य में भी लगी है। इसके लिए सारनाथ है, वाराणसी और ले आदि स्थानों में से विभिन्न प्रकार की जो संस्थाएं हैं ना, उनसे भी हेल्प ली जाती है। भारत और एशियाई कला और संस्कृति की उत्कृष्टता प्राप्त करने के इच्छुक लोगों के लिए मंत्रालय का कार्य क्या रहता है, उनका एक ऐसा सुनियोजित कार्य करना जिसमें सभी लोग जो है अपनी अपनी पार्टिसिपेट कर सकें। स्कूल ऑफ आर्कियोलॉजी, इसको हिंदी में कहते हैं भारतीय पुरातत्व विज्ञान संस्थान, स्कूल ऑफ आर्किव स्टडी, इसको बोलते हैं अभिलेखीय अध्ययन संस्थान। तो ये क्या है, राष्ट्रीय इतिहास और कला संस्थान, ठीक है, तथा मौलाना अबुल कलाम आजाद एशियाई अध्ययन संस्थान जैसी संस्थाएं क्षमता निर्माण कार्य क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, परंतु जो प्रमुख संगठनों में शामिल है। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, कला क्षेत्र फाउंडेशन द्वारा संचालित विभिन्न पाठ्यक्रम मंत्रालय के क्षमता निर्माण कार्यक्रम के एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। मंत्रालय और क्या करता है, तो संस्कृति के क्षेत्र में विभिन्न, जैसे यूनेस्को क्या करती है, तो कोई भी अच्छी बिल्डिंग होती है तो उसको दर्जा देती है, अपनी वैल्यू प्रदान कर देती है, ठीक, उसमें शामिल कर लेती है। जब वो शामिल कर लेती है तो यूनेस्को में शामिल होने का मतलब क्या होता है, जैसे हमारा भारत में मध्य प्रदेश में जो सांची का स्तूप है रायसेन जिले में, तो उसको क्या कर लिया गया है, उसको गवर्नमेंट ने यूनेस्को में शामिल कर लिया। अब यूनेस्को जो संस्था इन जो स्मारक है जिनको अपने में शामिल करती हैं, तो इनको जो फंडिंग, इनके रख रखाव की व्यवस्था तथा इन पर पूर्ण रूपेण से ध्यान दिया जाता है। इस प्रकार से भारत के 107 देशों के साथ सांस्कृतिक समझौते हैं और उसने 69 देशों के साथ सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रमों से संबंधित, मतलब जहाँ जहाँ की कल्चर है हमारे आदि मानव काल से लेकर के अभी तक की, तो गवर्नमेंट हमारा देश क्या कर रहा है, सभी जगह से क्या कर रहा है, उनसे अपनी एक शर्त बना रहा है, विनिमय के क्रम में समझौते पर हस्ताक्षर कर रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि जो हमारी उपलब्धियां हैं इस मंत्रालय की, ठीक है, तो उपलब्धियां कौन कौन सी, उपलब्धि में अपन देखेंगे तो हमारी सबसे पहली उपलब्धि है मुंबई की जो एक इमारत है, ठीक है, तो उसको विश्व धरोहर का दर्जा दिया गया। विश्व यानी कि पूरे वर्ल्ड में जो एक धरोहर के रूप में यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में मुंबई स्थित विक्टोरियन तथा आर्ट डेमो इंसेम्बल्स को दर्ज किया जाना भारत की एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। जब हमारे देश का कोई भी संस्था, कोई भी स्मारक या फिर कोई भी जो हमारे यहाँ के व्यक्ति मान लो, विषय वस्तु मान लो, तो उनको जब विश्व में एक मान्यता दी जाती है, उनकी प्रशंसा की जाती है, उनको सम्मान दी जाता है, तो हमारे लिए बहुत गौरव का विषय होता है। तो उसी प्रकार यहाँ बात हुई है दोस्तों कि जो हमारी मुंबई में जो है, तो उसको मुंबई स्थित विक्टोरियन जो है,
ठीक है, तथा 8 डेमो इंक्लेव उसको दर्ज किया जाना भारत की एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। अहमदाबाद के बाद मुंबई देश का दूसरा शहर है जिसे इस सूची में स्थान मिला है। भारत में अब 37 विश्व धरोहर है, जिसमें 29 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक और एक मिश्रित प्रकृति का है। यानी कि हमारे इंडिया की 37 जो है विश्व धरोहर स्थल है, जिनमें से 29 कल्चर की हैं अतः 7 नेचुरल है और जो एक जो है मिश्रण है, मतलब प्रकृति का, इसमें मिश्रण रूप से देखा गया है। तो बच्चों आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि क्या वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। अब इसके आगे नेक्स्ट में अपन इसमें छोटे छोटे भाग को देखेंगे कि कौन कौन से भाग आए, और कुछ करंट का भी मेंशन करेंगे, करंट में कल्चर में क्या थोड़ा सा चेंजेस आ रहे हैं उसको भी अपन यहाँ पे लेकर चलेंगे। तो बच्चों ये वीडियो कैसी लगी, इस वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों बच्चों तक शेयर करें, क्योंकि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का पढ़ाई में बेनिफिट मिल सके। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक आप घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।